हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 3 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 4 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसमें पेटेंट को लेकर के है, जो मेडिसिन वगैरह होती है या फिर जो भी पेटेंट होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको लेकर के है। तो यहाँ पे एक जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी को लेकर के जो एक मेडिसिन है, उसको जो कि सेकेंडरी मतलब पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया था, और जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की, तो उसको जो है कि जो अथॉरिटी है वो जो है कि रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, आप इसको सेकेंडरी पेटेंट नहीं ले सकते। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी पेटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पेटेंट क्या होता है इन द सेक्टर ऑफ द मेडिसिन फार्मा सेक्टर में। इसके बाद जो इसमें और भी डेवलपमेंट होंगे कि हमने जैसे ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हम 2025 का जो कि टारगेट रखे थे। तो अगर ये पेटेंट मतलब डिसकंटिन्यू, मतलब इसको नहीं दिया जाता सेकेंडरी पेटेंट, तो क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉसेस होंगे। बेनिफिट के लिए सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, और लॉस तो कंपनी के लिए होगा। जनरली कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल की होती हैं वो इसलिए सेकेंडरी पेटेंट लेती हैं कि मोनोपोली बनी रहे, और वही जो कि मैन्युफैक्चर के हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। सेकंड आर्टिकल है काफ़ी, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसको चलने से पहले एक और मैं उसी से हेपेटाइटिस को लेकर के एक आर्टिकल आया है। उसमें एक रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं चाइल्ड हैं अमेरिका में भी, रिपोर्ट के अनुसार उनमें जो क्या हेपेटाइटिस की जो डिफरेंट वैरायटी होती है वो पाया गया। वो मतलब काफ़ी मतलब बहुत रेयर है, बट वो कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉडी, मल्टीपल पार्ट ऑफ द बॉडी पे जो है कि वो इम्पेक्ट अपना करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मॉडर्न इंडिया इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको लेकर के है। हम जब मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम जनरली अगर कोई एक्सपीरियंस मतलब कि कोई मतलब एक्सपीरियंस टीचर है या फिर स्टूडेंट्स है, तो वो उसका पढ़ने का तरीका और जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं उनका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर अगर साधारण भाषा में मैं बोलूँ तो अगर पढ़ना है आपको कोई सब्जेक्ट, तो आपका एक डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था उसको पढ़ लीजिए। कल्चरल किस तरह का था उसको पढ़ लीजिए। सोशल कैसा था उसको पढ़ लीजिए। तो वैसे ही जब हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं तो वैसे ही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मॉडर्न मॉडर्न इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक मॉडर्न इंडिया और ओ की इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसमें जो कल्चर मतलब कास्ट मतलब मूवमेंट चला, मतलब जाति को लेकर के जो आंदोलन चला, तो आपके दिमाग में आएगा जाति का मतलब क्या। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ना सिस्टम इंडिया में है। वर्ना सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हिंदू धर्म में ही कई क्लास हैं। जैसे कहते दलित हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं। ये आज से नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जब वैदिक रीड जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम। जब वैदिक पीरियड आया तब से कास्ट को लेकर के वर्ना सिस्टम डिफाइन कर दिया गया। क्षत्रिय हैं उनका अलग काम है, ब्राह्मण अलग है उनका काम, वैश्य अलग उनका काम है, शूद्र जो है उनका अलग काम है। तो अभी तक मैं अगर कहूँ कि 21st सेंचुरी में हम चले, 2023 चल रहा है, अभी भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं वहाँ पे जो दलित लोग हैं उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती। बहुत सी मूवीज भी बनी हुई हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में 100 साल हो गए, 100 ईयर, एक वैक्यूम मूवमेंट चला था। वैक्यूम मूवमेंट का मतलब ये एकदम साउदर्न इंडिया का पार्ट जो पड़ जाता है वहाँ पे वैक्यूम एक प्लेस है, वहाँ के नाम पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था। और उस समय तमिलनाडु और उसके बाद जो तमिलनाडु का कुछ पार्ट है और केरला का, वो एक ही थे। त्रावणकोर या फिर बोल सकते हो, वो एक ही स्टेट से इसे थे। तो अभी जब 100 साल हुआ है 2023 में, 1929 में शुरू हुआ था, तो जब 100 साल हुए तो वहाँ के दोनों चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के और उसके बाद जो कि केरला के मिलकर के मतलब इनाग्रेट किए 100 साल को। उसको जो है कि एक अलग तरीके से एक्सप्रेशन अपना देने की कोशिश किए। और ये भी चीज़ें हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर मॉडर्न इंडिया को किस तरह से एनालिसिस करते हैं और पढ़ते हैं।
अगर मैं बताऊं आपको, जैसे 16वीं सेंचुरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, इंडिया पे रूल करना शुरू कर दी। पहले एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप पे आई थी, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई, फिर इस बार रूरल बन गए। और ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इन्होंने अपने अनुसार चेंजेस किए। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं सेंचुरी में हुआ तो उनको ये लगा कि हमें एक फाइनल गुड्स की जो कि ज़रूरत है मार्केट के लिए, तो मार्केट के रूप में इंडिया या जो कॉलोनी स्टेट थे उनको जो कि करने लगे। उनके लिए जैसे हमारे नए कपड़े बनाना, नए फूड हैबिट लाना, नई नई चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए जब ये करना हुआ तो इंडियन सोसाइटी में जो है कि अलग तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश किए। जिसे अगर आप जानते होंगे उसमें कुछ इंडियन लीडर्स भी थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग मतलब कुछ मूवमेंट चलाएं और सोसाइटी को सुधार करने की कोशिश किए। लेकिन ब्रिटिश नहीं कर रही थी, उसको पता था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इंडियंस का सेंटीमेंट हर्ट होगा और कहीं ना कहीं हमारे जो साम्राज्य है, एम्पायर, उसको हम खो देंगे। तो हालांकि कुछ किए, जैसे सती 1829 में राजा राम मोहन के साथ जो है कि उसको ख़त्म किया गया। फिर चाइल्ड मैरिज को, वुमेन एडुकेशन किया गया। लेकिन ये जब इनको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं तो ये और लेवल पे जाकर के करने लगे, और इसका खामियाजा इनको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, ग्रेट रिवोल्ट, जो फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया था, अभी तक मेंशन किया जाता है, उसका नतीजा मिला। तब से ये सतर्क हो गए, फिर वो नहीं किए। हालांकि मूवमेंट चलता रहा, वो इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल कुछ लोग थे वो मूवमेंट चलाते रहे, वो सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते थे कि वुमेन्स का इंक्रीमेंट, मतलब उनका एम्पावरमेंट हो, उनको एडुकेशन दिया जाए, उनको जो है कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट। लेकिन अब सच्चाई ये है, अभी तक 2023 आ गया है, उतना पार्टिसिपेंट वुमेन्स का नहीं है। इनफैक्ट ये भी कर सकते हो कि रिजर्वेशन की अगर बात आती है तो बस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, अर्बन लोकल बॉडी, उसी में जो है कि आपको वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, जो असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, लोकसभा है, वहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आज भी वुमेन्स का पूरी तरह से मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कह सकते हो कि अगर 100 करोड़ जनसंख्या तो उसमें 48 करोड़ जो है कि वुमेन पॉपुलेशन है, और अप्रॉक्सीमेटली 52 है। तो मतलब लगभग इन दोनों का जो रेशियो है बराबर है, तो इनको बराबर क्यों पार्टिसिपेशन है? तो मेरा ये सवाल है कि क्या इनको रिजर्वेशन दे करके ही किया जा सकता है? क्या इनको समाज में अलग तरीके से परिवर्तन लोगों का माइंडसेट करके किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि ठीक है, रिजर्वेशन बेस्ट है, लेकिन उससे के साथ साथ ये भी जरूरी है कि लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आप रिजर्वेशन दे दीजिए, आप बताइए कि रिजर्वेशन दे देते हैं तो कितने परसेंट वुमेन्स उसमें जो कि पूरी कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा संभव नहीं है कि वो वुमेन हर कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करे। ऐसा हो सकता है अपर कास्ट के लोगों का ही वुमेन्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश है, जैसे मेल सेक्टर में भी है ऐसा। ठीक है, आप देख सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कुछ ही लोग हैं अभी आज भी दलित लोग जो हैं, और उसी तरह से मतलब उनकी तो अभी रिपोर्ट कभी कभी आती है तो बड़ी शॉकिंग होती है कि उनका मतलब उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम डिस्कस करेंगे और भी, उसमें गांधी का किस तरह से रोल रहा, फिर उसके बाद ये जो मूवमेंट रहा ये नॉन वायलेशन रहा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चलेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस आर्टिकल अब नहीं है। 3-4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, उसमें एक रेनेबल एनर्जी को लेकर के है काफ़ी। क्यों वो आर्गूमेंट देते हैं कि इंडिया में मोस्टली क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम रेनेबल एनर्जी को, या फिर एनर्जी मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बन सकते? रीजन उन्होंने कही दिया, कम्पटिटिवनेस, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में उनका जो है कि प्राइस, फिर चाइना से जितना हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद अगर हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंसेस नहीं आते हैं। लोग परेशान होने की बजाय जो है कि चाइना से ही इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो हम आते हैं एक एक अपना जो है कि आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है इंपॉर्टेंट, कैसे है। और एक ये भी है, रीयूजेबल व्हीकल को इसरो ने लॉन्च किया सक्सेसफुली। मतलब ये है कि अगर एक बार कोई व्हीकल से लॉन्च कर दिया जाता था पहले, तो फिर उसको दोबारा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये है कि उसको लॉन्च कर दिए तो फिर उसका दूसरे सैटेलाइट लॉन्च में हम कर सकते हैं। ऐसा चीज़ें डेवलप किया है, क्या बोलते हैं इसने। फिर इसके बाद एक पोर्ट है जो इजराइल का, वहाँ पे इनका मतलब एक जो
इजराइल के जो एक थे फॉरेन ऑफिसर थे इंडिया में पोस्टेड, अब उनको जो कि चीफ बना दिया गया। तो हम आगे ला करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम पीडीएफ अपना ओपन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं इसरो ने अपना लॉन्च किया है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे लगता है कि माउस काम नहीं कर पा रहा है मेरा। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ सही है, ओके काम करने लगा, राइट। तो देखिए ये इसरो था, इसने जो कि अपना एक सक्सेसफुल, आप देख सकते हो ये जो बना हुआ है सक्सेसफुल, आप देख सकते हो अगर उड़ेगा तो ये बैलून लेकर के ऊपर उड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल का ये पहला एक सक्सेसफुल है। इसके बाद दूसरी मैं बात करूं, हाँ देखिए यहाँ पे लिथियम को लेके हम कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे कि लिथियम का जो है मतलब भंडार जो है कि जम्मू कश्मीर के एक प्लेस पे पाया गया है, ठीक है। तो अभी एक चिली है, चिली एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री जो कोस्टल एरिया में पड़ जाता है। तो इसका जो एक अटाकामा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। वो पैसिफिक ओशन जो है वहाँ के कोस्ट पे पाया जाता है। तो वो ये जो है कि यहाँ पे वर्ल्ड का 80% जो कि क्या बोलते हैं लिथियम रिजर्व है। तो और इसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। तो इसने कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट रेडी होती है ना एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए कि चिली किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, अटाकामा डेजर्ट है वहाँ पे, फिर और लिथियम रिजर्व जो है कि यहाँ पे पाया गया है। इसके बाद ये पे देख से हैफा, ठीक है। हैफा एक पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट कहाँ पे है? इजराइल के जो है कि कोस्टल एरिया नॉर्थ पार्ट में इजराइल के पाया जाता है। ये मेडिटेरियन सी से लगता है, ये मतलब काफ़ी हाई पोटेंशियल है उसमें कि जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है कि शिप के द्वारा भेज सकता है। तो ये अडानी ग्रुप, इनको जो है कि जो इंडिया के अडानी ग्रुप हैं बहुत दिन से नहीं चले, इनको जो है कि क्या बोलते हैं मलका को जो कि वो किया है आज ये वहाँ के चीफ के रूप में अपॉइंटमेंट किया है। इधर क्लियर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, क्या है देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंस आर्टिकल नहीं है, जो भी थे हमने ओरल भी डिस्कस कर लिए हैं फॉसिल फ्यूल को लेकर के। ये देखिए विक्रम मेहता सर हैं, ठीक है। और इनका ये जो आया हुआ है इनको रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ये 4 पॉइंट करते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया। ये कहते हैं कि लिबरलाइजेशन तो हुआ, ठीक है, बट ये है कि जो पेट्रोलियम वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से, फिर उसको जो गैस है प्रोड्यूसिंग का, इनका अगर मैं कंक्लूजन में अगर मैं आपको 2 लाइन में बताने की कोशिश करूँ समरी इसका, तो देखिए जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन है, या फिर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है, या फिर जो एक्सपोर्ट गुड किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, वो इतने कारगर नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं है कि वर्ल्ड के मार्केट से कॉम्पिटिट करें। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि जो इंसेंटिव PLI प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्स PIL, ये इसका ये मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे, कुछ प्रॉफिट देंगे, मतलब कि आपको मदद करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। 100 रुपये की मान लीजिए कोई गुड्स है मैन्युफैक्चर हो गया, आपको 20 रुपये हम इंसेंटिव देंगे। लेकिन ये मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी एक्स, ये जो कि इंडिया में है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसको इंडिया में 100 रुपये की यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 30 रुपये मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। बट ये अमेरिका में करती है, USA में अगर करती है, तो इसको जो है कि 50 रुपये इंसेंटिव मिलता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है। उसके बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर करता है, इसकी कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपये आ रही है, लेकिन अगर कोई इंडिया से चाइना से कोई इंपोर्ट करता है, ठीक है, इंपोर्ट अगर कोई चीज़ करता है तो वो 100 रुपये से उसको कम मिलता है, मतलब 70 रुपये 80 रुपये भी मिल जाएगी, मतलब लोअर देन इंडियन कम। उसके बाद जो ऐसा क्यों होता है चाइना में कि जो कि चाइना की जो गुड्स हैं वो मतलब इतनी सस्ती क्यों है, सस्ता क्यों है, या फिर चीप क्यों है? अब रीजन में बता रहा हूँ। रीजन ये है फ्रेंड्स कि वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और उनके पास बल्क मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। बस इंडिया में ना ऐसा भी कहा जाता है कि सॉरी,
इंडिया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज था उसको स्किप करके, ठीक है, सीधे जो है कि एग्रीकल्चर से जो है कि जंप कर गया आपका सर्विस सेक्टर पे। आपको पता है कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का आपका 18% के अप्रॉक्सीमेटली, रेस्ट आप जो बढ़ जाता है आपका 20 जो कि 32% वो जो कि मैन्युफैक्चरिंग के। लेकिन अगर इंडिया फोकस किया होता है ना, फोकस किया होता है कि नहीं हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलते। तो ये जो कि आर्गूमेंट दे रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अशोक गुलाटी और राया दास हैं। ये मतलब आर्टिकल एग्रीकल्चर के बेस पे है आपका। और ये एग्रीकल्चर जीएस पेपर जो हमारा थर्ड पेपर है मेंस में, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई का जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी आईएएस में, तो उसके लिए जो कि बेनिफिट होगा एग्रीकल्चर टॉपिक से। इनका ये कहना है, जैसे एग्रीकल्चर को वीट को लेकर के मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि एग्रीकल्चर जो कि वीट की जो कि मतलब हार्वेस्टिंग होने वाली, लेकिन रेनफॉल होगी इतनी ज़्यादा कि अब ये अनुमान लगाया जाता है ना, परसेप्शन, कि अब ये जो है कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो जो कि कम हो जाएगा। और इससे हो सकता है कि फिर इन्फ्लेशन फूड सेक्टर में देखने को मिल जाए। इसमें जो भी कहें मैं इनका कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि जो रेनफॉल पड़ी है उससे जो है कि क्या आउटकम आएगा। तो ये कुछ सजेशन देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक लॉन्च की गई थी 2015-16 में। इसमें तीनों क्रॉप्स के लिए कि राबी के लिए 3 और खरीफ के लिए जो है कि 2 और जायज के लिए 5 रुपये एनम के हिसाब से जो कि इंश्योरेंस किया जाता है। इसका ये मतलब था कि अगर पोस्ट कल्टीवेशन का मतलब ये है कि आप जुताई बुआई कर दीजिए और कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर नेचुरली, ठीक है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, यही जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑब्जेक्टिव था। तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो है कि अब मैं बता रहा हूँ कि अब ये इसका जो है ना कि चैलेंज या फिर इसकी जो है कि कैपेसिटी जांचने का समय आ गया है कि ये कितना जो कि खरा उतरती है गवर्नमेंट की प्रॉमिस और जो है कि फार्मर्स के बीच में। इसके बाद जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए जो ये एमएसपी पे खरीदती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के बेस पे जो प्राइस देती है। ये 2000 मतलब 2000 मतलब कि आप 2100 के आसपास, मतलब 2100 के आसपास का मिनिमम प्राइस, उसके बाद 2800 तक का है एमएसपी। तो इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनको एमएसपी दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि इनको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए क्वालिटी बेस्ड की, हम इतनी क्वालिटी, क्योंकि रेनफॉल हुई है जब, तो उससे क्या हुआ है रेनफॉल से कि जो है कि वीट की जो क्वालिटी होती है वो जो कि इरोड हुई है। इरोड का मतलब कम हो गई है, ठीक है, पतले होंगे, फिर इसके बाद जो है कि उनकी मतलब कलर में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इसके लिए अब ये ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को बढ़ा करके अपने हिसाब से काम करिए। इधर क्लियर ये चीज़ें। फिर इसके बाद ये भी कहा जा रहा है, इसमें मैं अभी देख रहा हूँ, जो मतलब एग्रीकल्चर है उसके लिए यूज किया जाए जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उसका ड्रोन वगैरह से यूज किया जाए, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम बाकी सारी जो पॉलिटिकल इशू को लेकर के है हम देखिए, अब जो टीबी को लेकर के हमारा टारगेट था 2025 तक इसको ख़त्म करने के लिए। एक बैंटिक क्वीन जो पेटेंट करवाने के लिए सेकेंडरी पेटेंट करवाने के लिए अप्लाई किया गया था, बट अथॉरिटी इसको रिजेक्ट कर दिया 4 साल के कि नहीं अब इसको न मिले। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है पेटेंट ये है कि आप किसी मैन्युफैक्चर कुछ करते हो, चाय बनाने का पेटेंट, मेडिसिन, 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी पेटेंट होता है और एक सेकेंडरी पेटेंट। प्राइमरी पेटेंट का मतलब है कि न्यू बेस पे मैन्युफैक्चर आप कर लो। उसके बाद सेकेंडरी का मतलब होता है कि ये जो न्यू है ना इसमें कुछ सम चेंजेस टेस्ट सॉल्ट जो भी चीज़ें हैं फ्रेगनेंस को करके आप सेकेंडरी पेटेंट। इसका मोस्टली ये इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट देते हैं कि जो कंपनियां होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि हम अपना मोनोपोली जो कि उस पर कर लें और उसके बाद ये करें। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस केसेस को लेकर के है, हमने पहले किया, ये इसको लेकर के काफ़ी चिंता जो कि जाहिर की जा रही है।
एंड बैंक वैकोम जो सत्याग्रह है इसको लेकर के 2023 में किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी का काफ़ी अच्छा रोल रहा। ये वायलेशन नॉन वायलेशन रहा। ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल चला था, 1929 से लेकर के 1925 तक था। और ये इन्फ्लुएंस था जो गांधी जी का NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चालू किया गया था, और Feb 5 1922 को जो है कि इंड कर दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गोरखपुर। तो ये जो कि इसमें था, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द वो था। फिर उसका रेपो रेट अभी आने वाले अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होने वाला है, तो रेपो रेट को क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है हम इसको डिस्कस करें। 6 ग्रुप ऑफ द मेंबर है। 3 जो है कि आपके RBI से आते हैं, 3 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, ये RBI से। और ये जो है कि 2016 में अमेंडमेंट ऑफ द RBI एक्ट 1934 को करके किया गया। और स्टेटरी बॉडी है वो एक कास्टिंग मतलब मेजोरिटी के 4-2 के बेस पे लिया जाता है। और इसका जो चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होता है सर, तो वो जो होता है RBI के गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं। और इनके बाद एक मतलब डिसाइसिव वोटिंग होता है। जैसे मान लिए 6 लोग हैं, किसी इशू पे 3-3 लोग हो गए, ठीक है, तो ये RBI वाले का RBI जो गवर्नर चीफ है ये फिर वोटिंग ये इधर भी कर सकते हैं, इधर भी जिधर करेंगे वो उधर जो कि ये माना जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका 2 होता है। पहला तो इसका इन्फ्लेशन को ना कंट्रोल करना 4% ±2, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 होना चाहिए। बट पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है ये 6% से ऊपर चला जा रहा है, तो चिंता का। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के, और आगे ऐसे फ्रेंड्स डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोग जरूर अपना कमेंट्स बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर डालें, राइट। तो वीडियो में था, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।